खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। समझ नहीं आ रहा कि उस फिल्म के दिल से तारीफ करूं जिसने 32 सालों के बाद यह दिखाया कि कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था, क्यों नरसंहार हुआ था, क्यों पलायन हुआ था, या फिर सवाल करूं कि इन 32 सालों में पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए क्या किया गया, उनकी रिफ्यूजी जैसी जिंदगी को सामान्य करने के लिए क्या किया गया। आज इस फिल्म के बाद संवेदनाओं का सैलाब है। पूरा देश इस फिल्म को देखना चाहता है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जारी है जो कहती है कि नरसंहार नहीं पलायन था। कांग्रेस में अलग अलग राय है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फिल्म की मंशा पर सवाल खड़ा करती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार सभी विधायकों को फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाती है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि देश फिल्म से नहीं नीतियों से चलेगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया का सवाल है कि फिल्म अगर इतिहास पर आधारित है तो उसको दिखाने में समस्या क्या है, और क्यों इतिहास को स्वीकार नहीं किया जाता और गलतियों को सुधारा नहीं जाता। यह भी सच है कि जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में गृह मंत्री थे मोहम्मद सईद, और सरकार थी वीपी सिंह की और समर्थन था बीजेपी का। लेकिन क्या सिर्फ 19 जनवरी 1990 को ही पलायन हुआ, नरसंहार हुआ? ऐसा नहीं। इससे पहले भी ऐसा हुआ। 1997, 1998, 2003 को भी नरसंहार हुआ। कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए 14 सितंबर 1989 को बीजेपी नेता टीका लाल टपलू की पहली हत्या की गई। 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी आज तक मिली नहीं। और इस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। सवाल सरकारों का तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। सवाल तब भी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों का था और आज भी वही है। लेकिन इस सवाल का जवाब सियासी तौर पर क्यों मिलता है? आज बात इसी मुद्दे पर। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। तो शब्दनाद से आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? सोचिए जरा, 32 साल से ज्यादा हो गए, कश्मीरी पंडितों को क्या वापस कश्मीर में बसाया जा सका है? यह सवाल आज भी खड़ा है। या फिर कहा जाए कि सियासत में जो कहा जाता है कि मुद्दों को खत्म नहीं किया जाता बल्कि जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर सियासी फायदा उठाया जा सके। क्या कश्मीरी पंडित भी सियासतदानों के लिए वही मुद्दा बन गए हैं? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने उस दिन को देखा है, उस दौर को देखा है, उस दर्द को सहा है, संजय कौल जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित और फिल्म डायरेक्टर मोहन शाह जी मौजूद हैं। मोहन शाह जी, फिल्म को सर फिल्म के नजरिए से देखा जाए या फिर इतिहास के उस आईने की तरह जो हम सभी के चेहरे से उस धूल को हटाती है, जो धूल हमने जानबूझकर अपने चेहरों पर, अपनी आंखों पर ओढ़ ली थी। जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि फिल्में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई तरह की बनती हैं जी। लेकिन जब कोई फिल्म पीस ऑफ आर्ट और सच्चाई को सामने लाने के लिए, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए जिसको एक प्लान्ड तरीके से, एक प्रणोदित तरीके से दबाने की कोशिश की जाए। हत्यारे जो होते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो विध्वंस करते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, वो साथ साथ में एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि इसे तहरीक बताया जाए, जी। इसे आजादी की जंग बताया जाए। लेकिन
प्लानिंग ये होती है कि सच्चाई को, हकीकत को छिपाया जाए। मैं खुद एक फिल्म डायरेक्टर हूं और हमने भी एक हकीर सी कोशिश की थी 1990 में। कश्मीर से निकलते ही हमने कश्मीर घाटी के विस्थापित और जम्मू एक प्रोग्राम बनाया था दूरदर्शन के लिए, जिसको टेलीकास्ट करने के लिए हमें एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। और फिर शिव शर्मा जी उन दोनों डायरेक्टर जनरल थे, उनको वो हॉस्पिटल में थे, वहां जाकर के हमने उनको वो अपनी टेप दिखाई और उन्होंने उसको लाइक किया। लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतों के बाद उस डॉक्यूमेंट्री को हम टेलीकास्ट कर पाए और उसको नील बत्रा जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स में शायद वो लिखते थे लेख, उसमें उन्होंने लिखा था कि डिलिबरेटली इसको 6:15 पे, जबकि वैसे प्रोग्राम जो है 9 बजे चलाए जाते थे, उसको डिलिबरेटली 6:15 पे एक इनॉक्शियस आवर पे चलाया गया ताकि ये बात जो है लोगों के सामने नहीं आए। हालांकि हमने उसमें सिर्फ पलायन को दिखाया था कि यहाँ पलायनकर्ताओं की जो हालत है टेंटों में, कैसे 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल में रहने वाले लोग, सभी लोग, कानून को मानने वाले लोग, कैसे उनको घर से बेघर किया गया हो और टेंटों में है। तो मैं अग्निहोत्री जी को, उनको अप्रिशिएट करता हूं कि 32 साल के बाद ही सही उन्होंने हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है, उस हकीकत को जिसे एक तरतीब के तहत दबाने की कोशिश की गई है इन 32 सालों में। लेकिन मोहन शाह जी, आपको लगता है कि हकीकत पूरी दिखाई गई है या अभी भी बहुत कुछ था जो दिखाया जा सकता था? देखिए 700 फैमिलीज का इन्होंने पहले इंटरव्यूज किए हैं, उनके घर गए हैं, 2 साल 3 साल में इन्होंने रिसर्च इसकी की है। तो फिल्म होती है जी, फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं होती है कि हम वो सारे इंटरव्यूज दिखाएं। उसको जिस तरीके से अग्निहोत्री जी ने पिरोया है, जिस तरीके से लोग सिनेमा हॉल्स में, आपने देखा होगा कि अंदर हॉल्स में लोग जो पंडित नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं है, लेकिन वो भी इसका दर्द फील करते हैं। जी सर, वो दर्द तो आज पूरा हिंदुस्तान फील कर रहा है, लेकिन सवाल सियासतदानों को लेकर भी खड़ा हो रहा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा संजय कौल जी, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुनाह कर रहा होता है वो तो गुनहगार होता ही है, लेकिन जो गुनाह को उस वक्त होते हुए देख रहा होता है और उसको होने देता है और फिर उसको छुपाने की कोशिश करता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। आपको लगता है कि उस वक्त की सरकारें और उससे 32 सालों में जितनी सरकारें आ गई वो भी बराबर की गुनहगार रही? नमस्कार। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे मौका दे दिया कि जो हम पे 32 साल पहले बीता, जिस दर्द से हम गुजरे हैं, ये जो स्थिति थी उस टाइम सामान्य नहीं थी किसी भी कम्युनिटी के लिए, और ख़ासकर हम कश्मीरी पंडित्स के लिए। एक अलग से एक नैरेटिव बना गया था कि जो कश्मीरी पंडित हैं ये एक एलीट क्लास है, इन्होंने वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनके ऊपर जुल्म ढाए हैं, इसकी वजह से उन्होंने बंदूकें उठाई और हमें मजबूर किया अपने मातृभूमि को छोड़ने पे, जो कि बिल्कुल ही गलत था। हम वो कम्युनिटी थी, कुल 3% थे हम पूरे वादी में। अगर हम जम्मू कश्मीर का पूरा डेमोग्राफी ले लें जी, जिसमें जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख, जम्मू प्रोमिनेंटली 60% हिंदूज थे, जिसमें डोगरे भी थे और बाकी भी थे। कश्मीर 97% मुस्लिम्स थे, 3% हम हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण थे, और फिर लद्दाख, जो मैं बात कर रहा हूँ प्री 370 का जी, 370 से पहले जो इसकी जो भूगोलिक स्थिति थी, और वहाँ पे जो लद्दाख में थे वहाँ पे शिया कम्युनिटी कारगिल में थी और बौद्ध थे, ये 2 वेरी प्रोमिनेंट वहाँ पे थे। लेकिन आतंकवाद कहाँ पे था? जम्मू में नहीं था, वहाँ जबकि कश्मीरी भी मुस्लिम्स भी थे। जम्मू में जो प्रोविंस आते थे, डोडा आता था, किश्तवाड़ आता था, भद्रवा आता था, लेकिन वहाँ कोई थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज वेर वेरी सेक्युलर इन देयर अप्रोच, इट्स नेचुरल। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ, 97% मुस्लिम थे, उन्हें वो हमें 3% को टॉलरेट नहीं कर पाए। लेकिन ये एक दिन का नहीं था, कोई 19 जनवरी एकाएक उनको ख्याल आया कि आज हम उनको भगाना है, जी नहीं। ये सिलसिला 22 अक्टूबर
47 से शुरू होता रहा। इसको अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। ये एक दिन की नहीं थी, लेकिन हाँ उस टाइम ये था कि कोई गन कल्चर नहीं था, एक हमारे ऊपर एक दबाव था, लेकिन हम उस दबाव को सहते आए। हम रह नहीं रहे थे कश्मीर वैली में जी, हम सह रहे थे। नहीं, लेकिन सर मैं सवाल तो यही करना चाहूंगा कि जब अखबारों के अंदर ये छप रहा था कि कश्मीरी पंडित यहां से पलायन कीजिए जी, जब ये कहा जा रहा था कि या तो पलायन कीजिए या मार दिया जाएगा, और ये बाकायदा अखबारों में छापा जा रहा था, वहां पर इश्तिहार डाले जा रहे थे जी, तब सरकार कहां थी वहां की? जब बंदूकें उठकर कश्मीरियों को मारा जा रहा था तब सरकारें कहां थी वहां की? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने वाइट वॉश की, मैं आपको बता दूं इसके पूरा परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहला जो राइट्स हो गए जस्ट 4 साल पहले 1990 के, वो था 1986 में जी, और उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो थे GM शाह, जो कि जिनको बाद में हटाया गया, वो थे। और वो राइट हुए अनंतनाग में, जिसको कि आज वो इस्लामाबाद कहते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, नाम बदले गए वहाँ के उनके। शेखराचार्य जो वहाँ पे टेम्पल है, जो हिल है, उसको वो कहने लगे सुलेमान टेंग। तो ये ऐसे नैरेटिव उन्होंने वहाँ बना दिया। उस टाइम दैट वाज द आई ओपनर फॉर अस, कि जब वहाँ पे 1986 में GM शाह के होते हुए वहाँ पे सारे मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं के घरों पे आगजनी कर दी गई, और उसके बाद में एक पार्टी आ गई। उस टाइम जो आतंकवादी संगठन था तब ये नहीं थे लश्कर तैयबा, सबसे पहली आतंकवादी जो संगठन था वो था अल फतह। और अल फतह को बनाने में किनका हाथ था? डोमिनेटली इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अदर, जिनको अपनी सियासत वहाँ करनी थी। दो उनका वो इंटेंशन है, लेकिन हाँ एक सियासत उनको वहाँ बनानी थी। और उसमें फिर उन्होंने MUF बनाया, दैट वाज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिन्होंने कि 1987 में वहाँ पे एक इलेक्शन लड़ा और वो बिल्कुल जीत रहे थे। हमें ये लग रहा था भाई चलो पूछे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में करके उसको रिग्ड कर दिया। और उसमें जो था मायसूमा बाजार से सैयद सलाउद्दीन, जो कि आजकल हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, वो आजकल POK में है, वो जीत रहा था। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मिलिटेंसी। उस दिन से उन्होंने फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ टेलीग्राफ ऑफिस अपना मायसूमा बाजार में है, अमीरा कदल में है, वहाँ पे उन्होंने पहला बॉम्ब ब्लास्ट किया। एंड देन देयर वाज अ सीरीज ऑफ किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सरकारों की रजामंदी होगी तभी ये चल रहा होगा सर? बिल्कुल, उसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद देम। हर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस की सरकारें रही थी वहाँ पे, और तो कोई तीसरी सरकार थी नहीं, लेकिन इनकी रजा के बगैर ऐसा कभी नहीं होता। और हम इस गलतफहमी में रहे कि यहाँ पे भारतीय फौज है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। मैं सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी का तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूँ, चाहे लेट ही सही जी, लेकिन 32 साल बाद एक सही कहानी भारत के आम जनता के सामने उन्होंने पेश की। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। RC चौधरी जी, कांग्रेस के अंदर इस फिल्म को लेकर डाइवर्जन क्यों है, अलग अलग बयान क्यों है? क्यों अगर इतिहास को सबके सामने लाया जा रहा है तो वेलकम क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों जैसे बाकी सरकारें टैक्स फ्री कर रही है, राजस्थान में नहीं किया जा रहा, बाकी जगह नहीं किया जा रहा? क्या वजह इसकी? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, जो कौल साहब हैं, जो वहाँ से जिस पीड़ा को नज़दीकी से देखा है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं जो बाहर अपने अच्छे जीवन को यापन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी उस बात को नज़दीकी से देखा और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अपने रेडियो पे टेलीकास्ट करने की जो बातें कर रहे थे। मैं कौल साहब का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। इस फिल्म के उस हिस्से को छुआ गया जो आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। आखिर कश्मीरी पंडितों पर हमला क्यों हुआ था, जो 3% जो लोग थे उसके ऊपर क्यों हुआ? इन्होंने कहा कि उस सियासतदानों के तौर पे देखा जाता था कि हम सबसे एलिट वर्ग के लोग हैं, उससे पहले जो सियासतें रही, उस बात का जो जिक्र किया, मैं उसका सह हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि 32 साल बाद में ये फिल्म आई तो इसका साधुवाद क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो इस डायरेक्टर साहब को, अग्निहोत्री साहब का ये वक्तव्य आना चाहिए था कि 32 साल तक किसने रोका था ये फिल्म लाने के लिए। और जिस 32 साल का जिक्र कर रहे हैं आप सियासत के तौर पे, और निश्चित रूप से मैं राजनीतिक दल का एक व्यक्ति हूँ, और राजनीतिक दल पे जब आरोप होते हैं तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं उनका जवाब दूँ। तो क्या 32 साल के सियासत के अंदर सिर्फ कांग्रेस की ही सियासतें रही थी? भारतीय जनता पार्टी का कितना दौर था या दूसरे दलों का कितना दौर था?
उस दौर में क्यों नहीं आ पाई। और आज जो दौर है जिसके अंदर जो हमारे सियासतदान हैं, जो इस देश पहले तो मुझे कंफ्यूज मत कीजिए सर, ये बताइए कि 32 साल के बाद ये फिल्म आई है, कांग्रेस वेलकम कर रही है नहीं कर रही है? विजेंद्र जी, अगर फिल्म का एक पार्ट, एक पहलू अच्छा होता, निश्चित रूप से उन्होंने जो जिस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि वेलकम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। कोई भी इतिहास की जो चीजें होती है, लेकिन वेलकम एक आधे अधूरे अध्याय के साथ में नहीं, वेलकम होता जब पूरी चीजों के साथ में। आप ये कह रहे हैं फिल्म अधूरी है? जी जी जी। तो सर ये बताइए ना, फिर भूपेश बघेल अपने विधायकों को लेकर क्यों जा रहे हैं फिल्म दिखाने के लिए? देखिए विजेंद्र जी, कोई भी फिल्म है, कोई भी किसी भी चीज़, ठीक, अगर कोई आलोचक है, अगर आलोचक को नहीं सुनेंगे, अगर कोई आप किसी ने बनाई है अगर उसको नहीं देखेंगे, तो क्या जाने से इसका मतलब क्या ये है कि भाई अगर वो अपने तमाम विधायकों के साथ में जा रहे हैं तो वो इस बात को अटेस्टेड कर रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी तमाम सांसदों को लेकर जाएंगे? क्या ये जरूरी है कि दूसरे लोग नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? जब कोई भी चीज़ इस देश के हिस्से के तौर पर आएगी तो निश्चित रूप से जो देश के बारे में जानना चाहता है वो हर व्यक्ति इसको देखना चाहेगा। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, तो मैंने 32 साल के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं उस पर प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, जिस पे आप हमारी तरफ अंगुली करके कहते हो 32 साल तक किसने रोका? आज जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की रक्षा की जिनको जिम्मेदारी है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों की जिम्मेदारी है, सरकारों ने ना, मोहन शाह जी तो साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने तो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की, उसको टेलीकास्ट होने से रोक दिया गया। कौन बताएगा सर? देखिए, अगर मोहन शाह जी का जो बात था तो मोहन शाह जी से पूछते तो आप कहते कि भाई उन्होंने आरसी चौधरी ने रोका, आरसी चौधरी के दल ने रोका, कांग्रेस ने रोका, तो निश्चित रूप से आप मेरे से प्रश्न पूछते। मोहन शाह जी अभी यहीं पे नहीं, यहीं पे है, तो आप पूछना ही चाहिए, उनको पूछना ही चाहिए, और तमाम तथ्यों के साथ हम बात करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 5 मिनट के अंदर आप इस पूरी चीज को, इस एपिसोड को खत्म कर दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी ये कोई आबादी 3% से कुछ 97%, 47 से लेके और 19 जनवरी का जो जिक्र करते हैं, और भट्ट साहब जो कोल साहब जिसको कह रहे हैं 89 के बाद में जो जिक्र करते हैं, 86 के बाद में जिक्र करते हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो 86 के बाद में हुआ? ये 3% लोग वहीं पे थे। देश आजाद होने के बाद में 1947 में हमने जो दंश झेला, जो देखा, इस देश की बहुत बड़ी आबादी ने देखा, ना सिर्फ एक कश्मीरी पंडितों ने देखा है, वो असंख्य लोग हैं हिंदुस्तान में जब बंटवारे के दौरान अपने लोगों को, परिवार के लोगों को खोया है, घर छोड़ के आए हैं। देश के इस समय 1990 में बंटवारा चल रहा था। आरसी चौधरी जी, मैं विजेंद्र जी, अगर आप बोलने का अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा। अगर आप देखें, मैं कह रहा हूं कि 1947 में नहीं झेला क्या? मुझे बताइए कि क्या उस वक्त नरसंहार और पलायन हुआ या नहीं हुआ कांग्रेस की नजर में? देखिए, ये तो पूछना चाहिए वहां पे जो निश्चित रूप से उस समय की, जब आप अखबार देखेंगे, उस समय की जब मीडिया रिपोर्ट देखेंगे, उस समय जो राज्यपाल महोदय थे वहां पे, राज्यपाल महोदय ने क्या वहां पे फोर्स को अप्लाइड करने के लिए कहा था? क्या जो उन्हें ये सुरक्षा देने की बात कही थी? क्या कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाया था कि आप रुकिए? मैं ये पंडित जी बैठे। अब देखिए विजेंद्र जी, अगर आपको कोई तय करना, आप बोल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं बोलना चाहते। मोहन शाह जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मोहन शाह जी। जी 1986 की जब हम बात करते हैं, जब कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी जी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री थे, जो सेकंड विक्टिम मेरे ख्याल में अनंतनाग से थे, प्रेमनाथ भट्ट जी, वो कांग्रेसी थे, और पत्र पे पत्र लिखते जा रहे थे उनको कि यहाँ जमाती इस्लामी निसार काजी करके एक वहां पे मौलवी थे अनंतनाग में जी, वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे माहौल बदल रहा है, यहाँ के सूफी कल्चर को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तंजीमें यहाँ पे आ रही हैं, जमात इस्लामी यहाँ सक्रिय हो रही है। उनको सचेत किया गया था राजीव गांधी साहब को जी, और चिट्ठियों पे चिट्ठी, इसलिए वो पहले विक्टिम भी, अनंतनाग में जो पहला विक्टिम है वो प्रेमनाथ भट्ट वकील थे, वो वहां सेशन कोर्ट के बहुत बड़े, बहुत पॉपुलर वकील, और लोगों में बहुत मकबूल, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब में जी, वो फ्री केस लड़ते थे, मुसलमानों के भी हिंदुओं के भी। तो उनको इतनी बेदर्दी से मारा गया, और लाश के सामने लिखा गया कि कोई भी बंदा जो इसको टच करेगा उसको भी यही, उसके साथ भी यही हाल होगा जी। ये जो कांग्रेस रिजीम में ही वहां पे सब कुछ हुआ। शिकायत हम सबको ये है कि इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने वाकई में इस सत्य को दबाने में अच्छा खासा रोल किया। सर आप 86 की बात कर रहे हैं, मेरे पास एक लेटर है, वो है 8 जनवरी 1981 का, जो इंदिरा गांधी जी ने जवाब लिखा था मित्रा को, जो कि न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से उनकी भतीजी गायब हो गई थी दरअसल कश्मीर के अंदर, तो उसको ढूंढने के लिए लिखा गया, और उसमें लिखा गया, वो लिख रही है, इंदिरा गांधी जी लिख रही है, द मैटर इज नॉट इन माई हैंड एंड द इंडियन प्रेस along with its foreign so busy dispatching me authorization that make it all the more difficult to do necessary things। आगे लिखती हैं सर, वो लिखती हैं कि I shall inquire into your nice case but
द कश्मीरी पंडित एंड द बुद्धिस्ट इन लद्दाख आर बीइंग वेरी अनफेयरली ट्रीटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये तो 1981 से चला आ रहा है सर, 90 तो बहुत बाद में आता है। मालूम इन्हें था, लेकिन जो जैसे 370 हटाया गया, मैं एक सवाल इनसे जो कांग्रेस प्रवक्ता वहां पे है उनसे करता हूं। 370 एक आर्जी, सबको पता है, इसका विरोध किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने अम्बेडकर जी ने लिखा है उसका विरोध किया था, उन्होंने साइन भी नहीं किया है उसको, जो 370 का डाला गया उसमें जी कानून में, तो उसको उन्होंने नहीं माना, किसी और से साइन करवाया। इनकी गलतियों का नतीजा रहा है कि नहीं सर, गलतियां तो मुझे लगता है सभी की हैं सर। वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, उस दौरान क्या हुआ सर? ऐसा थोड़ी ना है कि पलायन नहीं हुआ। कल्मिनेशन है, वीपी सिंह की सरकार जो है वो कल्मिनेशन है, वो लास्ट में जहां पहुंची थी बात। मैं आपको, चूंकि मैं कश्मीरी पंडित हूं, वहां से रह के आया हूं, हमने देखा है, हमने बहुत ही सूफी कल्ट के कश्मीर को भी देखा है, तब भी कांग्रेस की सरकार थी जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा ही गलतियां की हैं, लेकिन आप मुझे बताइए थे कि किसने पिस्तौल रखकर मिसेस गांधी को बोला था कि वो अपने ही एक चीफ मिनिस्टर को कहें कि आप नीचे बैठ जाओ, अब मैंने शेख अब्दुल्ला को यहां पे आके रखना है। बहुत ही मतलब गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो उनको मीर कासिम साहब को हटा के उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बिठा दिया, और शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद ही वहां पे कांग्रेस ने साजिशें शुरू कर दी फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने की। वो ये पॉलिटिकल मामले हैं, हमें इस सियासत से कुछ नहीं लेना है जी। हमें उस सियासत से लेना है कि एक पैन, सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, मैं मानता हूं, एक पैन इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म जो है वो चल रहा था वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान साजिशें कर रहा था, लेकिन जो मौजूदा सरकार थी तब कांग्रेस की, उसके पास रिपोर्ट्स जा रहे थे कश्मीर से कि हालात खराब हो रहे हैं, उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया। वो समंदर के किनारे फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टियां करते रहे जी। वो वहां की सियासत को बिगाड़ने में उनका बहुत अच्छा हाथ रहा। वो तो उस दिन भी गोल्फ खेल रहे थे, और दूसरी तरफ वो अयोध्या के लिए रथ निकल रहा था, ये भी सच है सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा? सियासत तो हर बार होती ही है, इंसाफ कब मिलेगा? इस फिल्म के जरिए उनके दर्द को आगे तो रख दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर कि वो वापस कश्मीर जाकर बस गए हैं, अपने मकानों में वापस से रहने लग गए हैं। ये सवाल हमें मौजूदा गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन जिस फाइल को ओपन किया गया है, क्या इस फाइल का मकसद सिर्फ दर्द को दिखाना था? अगर इतना मकसद था तो वाकई में फिल्म को सभी को देखना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाना है उनकी हकीकत को दिखाते हुए, तो सरकारों से सवाल करना भी लाजमी है और पूछना भी लाजमी है कि अगर वो इस फिल्म के बाद इसको सपोर्ट या बायकॉट कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या? जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 19 जनवरी 1990 से पहले जो हुआ और जो बाद में हुआ उसको यकीनन बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम स्वीकार तो किया जा सकता है, और स्वीकार करने के साथ कम से कम जिनके साथ ये हुआ उनको उनका हक तो दिया जा सकता है। आज हम बात इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि क्यों कश्मीरी पंडित एक सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। राखी राठौड़ जी मैं अच्छा राखी राठौड़ जी, सरकार आपकी हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, और जब यह सब कुछ हो रहा होता है 85 सांसदों के साथ आप समर्थन दे रहे होते हैं, और यह होने के बावजूद आप समर्थन वापस नहीं लेते, उल्टा अयोध्या पर फोकस होता है, रथ पर फोकस होता है, और उससे पूरे मामले को वहां पर भुनाने की कोशिश की जाती है। क्या ये करने की कोशिश बीजेपी ने की थी? देखिए विजेंद्र जी, अब मेरे पहले वाले वक्ताओं ने ये बात अच्छे से स्पष्ट की कि एक दिन का या 2 महीने का ये काम नहीं था, दशकों से इस प्रॉब्लम को वो लोग झेल रहे थे। गलत पॉलिसीज की वजह से कांग्रेस की इनको ये दिन जो है वो देखना पड़ा। जहां तक आप सरकार से समर्थन वापसी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ विजेंद्र जी, अगर सरकार में रहेंगे तो हम शायद इसको और बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि गवर्नर जगमोहन जी वहां पहुंचे, और मुझे लगता है कि मेरे जो साथी कश्मीरी लोग हैं ये लोग इस बात को कहेंगे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ कि जो जेनोसाइड का चांसेस थे उसको एक पलायन के रूप में दिया गया और 5 लाख पंडित वहां से बाहर निकले। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में होगी, आप सरकार में अगर कोई पार्टिसिपेशन रखेंगे तभी इस तरह की चीजों को रोक पाएंगे, अदरवाइज
फिर तो कांग्रेस की महबूबा नीति तो मुफ्ती बेकार से था। आपको समर्थन वापस लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए वो एक सरकार में रहते सुख भोगते सरकार का। बिल्कुल कॉमन डेवलपमेंट प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कश्मीर में सरकार को अपना सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट के साथ में कश्मीरियों को वापस वहां पे लाना, उनको फिर से एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें कि उनको दहशत ना हो। जब वो कंप्लीट नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सारा का सारा जो उनका सपोर्ट था उसको वापस लिया। केंद्र सरकार ने वादा किया था कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का। जरा बताइए 8 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस विस्थापित किए गए? सबसे जिस तरह के माहौल से ये कई दशकों से झेल रहे थे उसको एक दिन के अंदर हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं। मुझे टाइम दीजिए 2022 विजेंद्र जी, टाइम दीजिए, मैं पूरा पंडितों को वहां पर विस्थापित किया गया, मैं पूरा डेटा दूंगी आपको, आप मुझे टाइम दीजिए। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद में वहां पर लगातार आप अगर डेटा को देखेंगे जिस तरह से पत्थरबाजी, अगर मैं देखूं तो 2019 के अंदर 1990 पत्थरबाजी के केसेस हुए, लेकिन 20 के अंदर वो 250 हो गए और 21 के अंदर 100 के आसपास। माहौल क्रिएट करना है। लेट मी कंप्लीट। देखिए विजेंद्र जी, मैं कंप्लीट कर लूं। माहौल देखिए, आप जब तक वहां पे ऐसा पर्टिकुलर माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे कि वो वहां पे जा सके, जैसे 2 एम्स की स्थापना, 9 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, 50 कॉलेजेस वहां पे लाना, 50,000 आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा देना, पंडितों को बसाया गया। देखिए एक दिन के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं क्लेम करती हूं, अगर किसी सरकार ने यह प्रयास किया है, देखिए अगर किसी सरकार ने यह प्रयास किया है कि यहाँ के पंडित, कश्मीरी पंडित वापस जाके रह सके, वो माहौल वहां पे बन सके, तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गवर्नमेंट थी। अदरवाइज अच्छा ये बताइए मैम, क्या बीजेपी इसको कभी महसूस करती है कि जिस सत्ता के साथ वो सुख भोग रही थी उसी सत्ता के रहते हुए कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब कुछ हुआ? कभी माफी मांगी बीजेपी ने इसके लिए? आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि अगर सत्ता उस समय अगर सपोर्ट वापस लिया जाता तो वापस किसकी गवर्नमेंट आने के चांसेस थे? राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट आने के चांसेस थे, और उन्हीं की गवर्नमेंट, चाहे इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी जिनकी लाचारी आपने भी दिखाई लेटर के माध्यम से, उनके जैसे लोग अगर वापस प्रधानमंत्री के रूप में आ जाते तो आप सोच नहीं सकते कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी मैम, जो कहती थी कि मैं अगर ऐसा कुछ हो तो मैं चिमटे से भी सत्ता को ना छूं। वो 85 सांसदों के साथ बैठे रहे। आप विजेंद्र जी सत्ता में होंगे, आप ये कह रहे हैं बीजेपी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं? राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी है, इसलिए हम इस जेनोसाइड के लिए बीजेपी जिम्मेदारी नहीं मैम, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो बात मोहन जी और संजय जी भी मानेंगे कि ये पॉलिसीज कांग्रेस के कुकर्मों की नतीजा था कि जो कि कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ में 19 जनवरी 1990 मैम, जिस दिन सबसे बड़ा पलायन हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस दिन कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस दिन वीपी सिंह की सरकार थी। 85 सांसदों के साथ बीजेपी समर्थन दे रही थी, समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? इस्तीफा देना और 2 दिन तक वहां पर भगवान भरोसे छोड़ना। जगमोहन जी गए, उन्होंने कॉरिडोर स्थापित किया जिससे कश्मीरी पंडित वहां से राज्यपाल कौन देगा मैम? और ये देखिए अचानक आप इस्तीफा देंगे, ये समस्या एक दिन की नहीं थी विजेंद्र जी की। आप ये सोचे कि एक दिन के राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया अगर वहां आपको लग रहा था कि स्थिति इतनी खराब है? को भेजना एक दिन में स्थिति खराब नहीं हुई मैम। बैठे हैं ये भी मानेंगे कि उनकी वजह से विजेंद्र जी उनके बाहर निकल पाए वो लोग। कांग्रेस की गलत पॉलिसी थी, ठीक है, लेकिन मोहन शाह जी सर, इस बात से इनकार थोड़ी ना किया जा सकता है कि उस वक्त बीजेपी की समर्थन की सरकार थी, इससे कैसे इनकार करें? एक मिनट जी, एक मिनट। बीजेपी की सरकार नहीं थी, इनका समर्थन था वीपी सिंह साहब को। और जो मैडम कह रही हैं उस बात को भी सुन लीजिए कि अगर ये समर्थन वापस ले लेती तो इमीडिएटली राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाती, वो एक रीजन रहा होगा। लेकिन ये एक हकीकत है सर, इसलिए मरने दिया गया, पलायन करने दिया गया, नुकसान कम किया गया सर, कम किया गया नुकसान। मरने नहीं गया, मरने लेकिन मोहन शाह जी, हमारा खात किसी, लेकिन मोहन शाह जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, मैं उस दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा जो आप लोग करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं टोकूंगा, लेकिन फिर भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब 1981 से ये हालात वहां बन रहे थे तो मैं ये तो मानकर चलूंगा कि बीजेपी को जानकारी होगी जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, खासकर कश्मीर में क्या चल रहा है, बीजेपी ये तो जानकारी होगी सर। जो वहां पे बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दूसरा कत्ल तो उन्हीं का हुआ ना, टिकालाल टपलूक का जी। दूसरा कत्ल दूसरा मर्डर जो वहां पे हुआ खुलेआम दिन दहाड़े, और वो भी एक सोशल वर्कर बीजेपी के थे, वो थे, लेकिन वो मुसलमानों में ज्यादा मकबूल थे, उनके केस फ्री लड़ते थे, उनका कत्ल हुआ क्योंकि कातिलों को पता था कि उनके रास्ते में अगर कोई रोड़ा है तो वो बीजेपी है। आप हकीकत कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन वापस लेना चाहिए था, वापस समर्थन लेके क्या होता कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाती, वो एक मजबूरी रही होगी जी। लेकिन ये भी आप सही कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ इनको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। दूसरा, मोदी जी ने जो एक उठाया है संकल्प के 2014 में उन्होंने बोला है, और मैं बहुत अहम बात करने वाला हूं जी,
इस फिल्म का एक मकसद ये भी है कि अगर हमें वापस लिया जाए कश्मीर में, तो ऐसे इस तरीके से लिया जाए जैसे हम होमलैंड मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, इस तरीके से न लिया जाए कि हमें फिर एक बार पलायन करना पड़े। दूसरी बात, पलायन की ये घटनाएं सिर्फ कश्मीर में नहीं हुई हैं, इस शिद्दत से, इस मैग्नीट्यूड से दूसरी जगहों से नहीं हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी कोशिश की गई है, केरला में भी कोशिश की गई है, इवन उत्तर प्रदेश में जो अभी घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है जी, तो वहां से भी एक साजिश को रचा जा रहा था। इस फिल्म ने सारे भारत को सचेत किया है कि भैया जरा होशियार, आप जरा वो जाग जाइए और ख्याल रखिए कि ऐसे पलायन कहीं और, ऐसी इनह्यूमैनिटी कहीं और ना हो। और दूसरी बात जो अहम है, जो आप बात कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं कि हमारी जो मतलब हमें एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, रिटर्न हमारा है, वो इस तरीके से जो कश्मीरी पंडित जैसे मांगता है, जैसे वो होमलैंड की डिमांड करते हैं, उस पे प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जहां जेनोसाइड होता है वहां रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड। पहली बात तो है कि सरकार या सरकारी तौर पर माने, बीजेपी सरकार से हमारी गुजारिश है, सरकारी सत्र पर यह माने कि यह जेनोसाइड था। सरकारी सत्र पर एकिन टू जेनोसाइड इंटरनेशनली माना गया है, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक, भारत सरकार ने इसको जेनोसाइड नहीं माना है। सरकारी तौर पर, ठीक, सरकारी तौर पर इसको जेनोसाइड माना जाए। और उस रिवर्सल में जब रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड होता है तो जिन्होंने जेनोसाइड किया होता है उनको सजाएं मिलती हैं। दूसरा, जो जिनका जेनोसाइड होता है उनको ऐसे उनकी जो रिहेबिलिटेशन होती है कि दोबारा उनको वहां से न निकाला जाए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे जहन में बहुत सवाल हैं सर जो कुंद रहे हैं। मेरे जहन में यह भी सवाल है कि हम ये कह जरूर रहे हैं कि सरकार कोशिश करी है, लेकिन कोई मुझे बताए, मुझे ध्यान नहीं है कि बीते 8 सालों में बीजेपी के बड़े लीडर, आप समझ रहे हैं इशारा मैं किधर कर रहा हूं, मोहन शाह जी, जो रिफ्यूजी कैंप गए हों, जो कश्मीरी पंडितों से मिले हों, जिनको कहा गया हो कि हम आपको लेकर चलेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाना तो शुरू तो किया जाए सर, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, ये बात एक हकीकत है, लेकिन इनसे जो हमारी बात होती है, इनके नेताओं से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि हम जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन जमीन तैयार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है सर, आप तो वहां के हालातों को जानते हैं सर। 2017 में मैं भी गया था, 2 दिन में डल झील के उस हिस्से में रहकर आया हूं जहां सब कुछ घटा है। वहां दीवारें आज तक खौफजदा मुझे नजर आई, जो कालिख दिखाई दी, जो टूटी खिड़कियां दिखाई दी, जो शिव मंदिर 32 सालों से बंद है, जो नंदी आज तक खंडित हैं, उनको अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं संजय कौल जी। सर बसाना तो देखिए, फिल्म आई अप्रिशिएट, पूरा हिंदुस्तान अप्रिशिएट कर रहा है संजय कौल जी, क्योंकि सबके सामने एक हकीकत को रखा गया, लेकिन वो हकीकत यह भी है कि कश्मीरी पंडित अभी नहीं पहुंचे हैं, उन मकानों तक को रिस्टोर नहीं किया गया जिनके लिए कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमें हमारा घर वापस दे दो। जिस भाव को इस फिल्म में दिखाया गया अनुपम खेर जी के जरिए कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी राख को मेरे घर में बिखेर दीजिएगा, वो घर किस हालत में है वह आप बेहतर तरीके से समझते हैं सर। एक हाई राइज बिल्डिंग कहीं पर बना देना और वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसा देना, इसको विस्थापन नहीं कहा जाता उनके घरों में सर। आपको लगता है यह विस्थापन होगा अगर उनको कहीं हाई राइज बिल्डिंग में बसा दिया जाए? फिर तो दिल्ली एनसीआर के किसी हिस्से में बसा दिया जाए, फिर कश्मीर क्यों? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, 2-3 चीज़ें जो मेरी बहन ने कहा कि उस टाइम वो समझ सही नहीं था कि हम वीपी सिंह गवर्नमेंट जो कि बीजेपी उसको समर्थन दे रही थी, हम वापस ले लें, जबकि उन्होंने फिर वो वापस ले लिया। जी, आरक्षण के मुद्दे पे सर। हाँ, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर दिया गया, उस टाइम बीजेपी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया जी, कुछ महीनों के बाद ही। तो ये कहना कि भाई हमने इस वजह से नहीं लिया, हमारी कोई कंपल्शन थी, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, हमें समझते हैं कि 32 साल लगे, लेकिन हमें इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि ये जो 19 जनवरी की घटना हुई, ये एकदम नहीं एकाएक रात को और एकदम ज्वालामुखी फटा, नहीं। इसकी जो नींव रखी गई ये 1948 को रखी गई, जब एक्सेशन इंडिया का वहाँ के राजा ने भारत के साथ में किया, और जिसमें कि शेख अब्दुल्ला का भी साथ था जी, और महाराजा हरि सिंह का भी था।
दोनों ने किया भाई हम इंडिया में सब विलय हो गए। फिर 1948 की बात है, 1952 में 370 4 साल बाद 370 आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या वजह थी? आपने एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बना दिया। 370 कोई ऐसा नहीं था कि जो आपके इंडिया के साथ, इट वाज अ बैरियर। देखिए इंडिया इज ए यूनियन, इसमें तमिल साउथ के भी हैं, ईस्ट से भी हैं, ये सब जब हम कहते हैं गणतंत्र, यूनियन ऑफ कल्चर्स जी, सब उनका समावेश हो गया। लेकिन कश्मीर इससे एलिनेट रहा। क्यों रहा? 370 की वजह से। इनकी कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगी, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन उसका शिकार कौन बने? हम बने जी, क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उसकी एक बड़ी वजह थी कि हमारा एक वोट बैंक नहीं था। We were just merely 3%। लेकिन सर आपके नाम पर आज की तारीख में वोट बैंक तैयार हो रहे हैं, आप यकीन मानिए हो रहे हैं सर, और उस वक्त भी हो रहे होंगे। वो आपकी बात सही है, हो रहे हैं, हमारे नाम पे हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा वहां जाना, ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि आज उठा के हमें ट्रक में बिठा के चलो भाई वापस। हमें गारंटी चाहिए कि अगर हम जाएंगे तो क्या हम वहां महफूज हैं जी। ऐसा नहीं है आज जाएं और 2 साल 3 साल बाद फिर हमें वापस से वो स्क्वायर वन पर फिर हमें वापस निकलना पड़े। ये चीजें बड़ी सोच समझ। लेकिन आपको लग रहा है सर कि आप वापस कश्मीर में जाकर रह पाएंगे? आपको लग रहा है जिस तरीके से काम हो रहा है? देखिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 370 एवोल्यूशन के बाद भी 3-4 जो वहाँ पे लोग बाहर रह रहे थे, जिसमें एक कमिस्ट भी, प्रोमिनेंट कमिस्ट थे, एक हमारे म्युनिसिपल अपने काउंसलर भी थे, 2 वो भी थे, मिस्टर पंडिता भी थे, उनको कितनी निर्मय हत्या कर दी गई। जो कि वो कितने परसेंट थे? 3 या 4 थे। दे आर नॉट वहाँ की मेजॉरिटी है, तो एक लिप सर्विस है, वो कश्मीरी लोग आ जाइए। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, वहाँ से लोग बागों ने कहाँ से ये पता किया मैं जयपुर में हूँ, उनका वो जो है ब्रोकर, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, साहब आप कहाँ जाओगे वहाँ पे, आपका क्या काम है वहाँ पे, आप तो अब बेच दो, आपको पैसों की भी ज़रूरत है। ये एक नेक्सस था, ये एक लिप सर्विस है इनकी, जो वहाँ पे लोग बाग कहते हैं जी मुसलमान आ जाए, वो मुसलमान कहते हैं जी आप आ जाए। वहाँ के लोकल मुसलमान शब्द तो नहीं कहूँगा क्योंकि सब इस में नहीं थे। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ सर, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़ा है, इसको अगर हम शब्दों में बयां करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि कई साल बीत जाएंगे, क्योंकि 32 सालों का दर्द है। लेकिन इस फिल्म ने शब्द दिए कश्मीरी पंडितों को, उनके दर्द को एक सिनेमा का रूप ही सही, कम से कम पर्दे के जरिए दुनिया के सामने लेकर आए। क्या आप इससे खुश हैं और आपको लगता है कि इससे इतर कुछ नहीं किया गया? ये काम जो अग्निहोत्री जी ने किया अच्छा होता। जो गवर्नमेंट से, तो बीजेपी तो अभी 7-8 साल से है जी, कांग्रेस थी इतने 10 साल से, 91 से 96 तक अपने नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर जी, या उससे पहले फिर हमारे वाजपेयी साहब जी थे 99 से 2004 तक। एक श्वेत पत्र भी तो लाते, वाइट पेपर, इसके ऊपर एक पैनल बिठा देते, भाई क्या रीजन रहा, किन वजहों से इतनी बड़ी संख्या में एक पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें गारंटी देता है हर एक को सुरक्षा देना का, हर एक की फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको तार कर दिया इन्होंने, और एक जो धर्मनिरपेक्ष भारत था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। आरसी चौधरी जी, अगर बीजेपी इस पूरी घटना को जेनोसाइड घोषित करती है तो क्या कांग्रेस इसका सपोर्ट करेगी? विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे 2 लोग हैं, किसी भी एक भी परिवार के एक व्यक्ति के साथ में भी अगर कोई अपराध होता है, निश्चित रूप से उसके लिए संवेदनाओं से जुड़ा हुआ, और उसका मंजर उससे बेहतरीन कोई नहीं जानता। यहाँ पे जो बातों का जिक्र हुआ, जो कौल साहब, संजय कौल साहब जो बात कर रहे हैं और डायरेक्टर मोहन शाह साहब कर रहे हैं, मोहन शाह साहब ने एक बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सपोर्ट विड्रॉल कर लेती तो राजीव गांधी जी की सरकार आ जाती। क्या इससे पहले राजीव गांधी जी की सरकार नहीं थी? क्या उस समय पे ये सब चीजें हुई थी? देखिए, अगर आपको लगता है, अगर आप, मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति करना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये बीच में जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये दिखा रहा है ये सब। चौधरी जी, मैंने बहुत बेसिक सवाल रेज किया है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट इसे जेनोसाइड घोषित करती है तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की नजर में जेनोसाइड है भी या नहीं है।
विजेंद्र जी, ये एक व्यक्ति की, अब मैं यहाँ पे बैठ के अगर ये कहूँ कि ये घोषित करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, नहीं भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए घड़ियाले आंसू बहा रही है, इनसे पूछे ना कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद में पूछना ना हमें समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। आप तो करेंगे समर्थन करेंगे, ये कोशिश सरकार इनकी है ना, इनसे पूछिए ना। 370 की जो बात कर रही है, ये 370 की जो बार बार चिल्ला रही है, ये 370 के बाद जो वहाँ पे जब सरकार थी वीपी सिंह जी की, तब 370 की बात हुई संसद के अंदर, और 370 के अंदर इन्होंने क्यों विड्रॉल नहीं किया? कौल साहब ने सही कहा है कि जब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जब रथ यात्रा को रोका जाता है तो सपोर्ट कर देते, वापस विड्रॉल कर देते, लेकिन 370 की बात आती है तब ये विड्रॉल नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के पीछे खड़े होकर आप सियासत मत कीजिए, उनके दर्द की वेदनाओं के साथ उसको महसूस करने का बात कीजिए। 370 वापस लाएंगे ना आप, तो राहुल गांधी जी कहते हैं, बताइए ना, उनके अनुयायी है ना आप तो। 370 बहुत अच्छी चीज थी जो आपने डेवलप की, आपकी गलत नीतियां थी जिसकी वजह से कश्मीरियों ने ये भुगता है। लगातार आप लोगों ने उसको इग्नोर किया। 81 का लेटर जो है इंदिरा गांधी जी का सामने था, आपने लगातार इस चीज को देखा कि वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपने इग्नोर किया क्योंकि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी नेता को बोलने के लिए। लेकिन मैं इसी सवाल आपसे कर रहा हूं सर, मुझे बताइए ना, कांग्रेस की नजर में जेनोसाइड है या नहीं है? विजेंद्र जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत से पर्सन आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, संसद में बहस हो रही थी और 370 की बात थी, 370 बात में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट क्यों नहीं लिया? जब रथ यात्रा रोकी गई थी तभी क्यों लिया गया? एक इनसे मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर इन्हें ये वेदना है, संवेदना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब रूबिया खान इसका जवाब पूरा देश जानता है, शहीद के इसका जवाब संजय कौल जी भी जानते हैं, इसका जवाब मोहन शाह जी भी जानते हैं, लेकिन आरसी चौधरी जी इनसे पूछना चाहूंगा, जब जसवंत सिंह जी 3 आतंकियों को लेके कंधार गए थे तब इन साहब ने नहीं पूछेंगे इसका कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना है सर? नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, इसकी उटपटांग बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से इस तरह का कंफ्यूजन आंसर दिया है, जिनको है ही नहीं उनके पास कोई जवाब इस बात का। राजनीति करना चाहे और सांप्रदायिक रखना चाहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आरसी चौधरी जी नाम रुकिए प्लीज। देखिए आरसी चौधरी जी, कांग्रेस का ये मकसद तो होगा, मैं बीजेपी से भी सवाल कर रहा हूं, कम से कम ये मकसद तो होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हो, हाँ या ना? आरसी चौधरी जी, ये मकसद तो होगा हर किसी का। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी इसे नरसंहार घोषित करती है, जेनोसाइड घोषित करती है, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? और क्या कांग्रेस की नजर में जेनोसाइड था? पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चाहते हैं। मैं सर पूछ रहा हूं, कांग्रेस की नजर में जेनोसाइड है या नहीं है? जो ये आपका पर्सन बिल्कुल सही है, लेकिन गलत आदमी से आपको पूछना चाहिए जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे। आप कैसा ये दौरा आ गया कि विपक्ष से आप पर्सन पूछ रहे, आप सत्ता से क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं कहते उनसे कि भाई तुमने 8 साल का जिक्र करते हो? क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही? कौल साहब ने कहा कि 99 से लेकर 2004 तक सरकार रही, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानते? अटल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? आप उनसे पूछिए, क्यों नहीं पूछते उनसे? मोहन शाह जी, सर मेरे पास वक्त की कमी है। मोहन शाह जी, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि जिन पन्नों को दबा दिया गया उन पन्नों को वापस खोला जाए? कुछ इस फिल्म के जरिए खोल दिए गए, बाकी इसको जब जेनोसाइड घोषित किया जाए तो एक और पायदान होगा जो आगे होगा। इसको जेनोसाइड एक्सेप्ट करने से रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड जेन्युइन बनता है, कानूनी बनता है। दूसरा यह है कि कांग्रेस से आपने ये सवाल पूछा तो ये उलझ गए। ये कहते हैं कि पहले उनसे बोलिए कि वो जेनोसाइड डिक्लेयर करेंगे नहीं करेंगे। इनको एक अपना जवाब देना चाहिए था कि हाँ साहब आपने कहा ना, साहब आपको तो दिक्कत थी ना, आपने कहा ना राजीव गांधी की सरकार ज्यादा थी, आपने ये स्वीकार किया ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सपोर्ट विड्रॉल कर लेती, आप मोदी जी की गोद में जाके खेलिए ना। आप तो डायरेक्टर है ना, आप उस पीड़ा के बारे में कहेंगे जो आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कान आ रही है। आप जाके इनकी गोद में हंसिए, आपको राजीव गांधी से चिंता हुई ना? ये देखा ना, आपने कहा राजीव गांधी की सरकार चिल्लाने से नहीं हो पाएगा राखी राठौर जी, चिल्लाने से नहीं हो पाएगा। तुम्हारे खून के अंदर हिस्सा है, तुम्हारे खून में नफरत है, ये तुम्हारा डीएनए है। आरसी चौधरी ठीक है, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, मेरे पास सबसे पहले बड़ी इस फैक्ट को पूरी दुनिया जानती है कि वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थन में थी और बीजेपी ने इस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया। समर्थन वापस लिया गया 8 महीने के बाद, और ये सवाल हमेशा बीजेपी पर रहेगा। तो क्या नाम, जब बाद में समर्थन वापस लिया गया तब सरकार नहीं आई? मैं आपको कहना है राठौर जी, बहुमत के साथ ये राज्यसभा में पूरे राखी राठौर जी, अफसोस होता है, अफसोस होता है। बताइए आप वापिस अगर
कांग्रेस आ ठीक जाती है तो क्या होगा? संजय उसके कौल जी, और नुकसान होगा। 1988 में संजय, ठीक है सर, ये बताइए तो। 1988 में मैं आपसे जानना चाहता हूं कश्मीरी पंडितों के साथ, ठीक है संजय कौल जी, अपने घर छोड़ के आया कीजिए। ठीक है संजय कौल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कश्मीरी पंडितों के साथ आज सरकार किस तरीके से सहयोग करे कि उनको लगे कि 32 साल बाद ही सही उनके साथ एक सही इंसाफ हुआ। सर एक फिल्म आ जाना और फिल्म से सरकार का सपोर्ट हो जाना, इससे कश्मीरी पंडित को बहुत कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक शब्द और एक तस्वीर मिल गई है कि हां हमारे साथ ये हुआ था, वर्तमान हकीकत नहीं बदल रही है इससे। देखिए हमारी अपेक्षा सरकार से है और इसी सरकार से है, ये भी मैं बता दूं, हमें इसी सरकार से अपेक्षा है। ठीक है इस 8 साल लगे इसमें, लेकिन सबसे देखिए हमें क्यों पलायन करना, हमें इसी जड़ पे जाना चाहिए। सेक्शन 35 से ये कह रहे हैं जी राजीव गांधी ने कहा फौज भेजो, बिल्कुल गलत है। 1988 में पत्र लिखा था तब के गवर्नर जगमोहन ने कि भैया यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे जमात इस्लामिया का इनका वो बोलबाला बढ़ रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आप इसके ऊपर, और उस चिट्ठी को बिल्कुल रद्दी के बक्से में डाल दिया गया, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ अब हमारी अपेक्षा जो आज वर्तमान सरकार के साथ में है वो ये है कि सबसे पहले जैसे कि मोहन शाह ने कहा कि ये चीज़ें मान ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है, वी आर नॉट डिस्प्लेस्ड, हम माइग्रेंट नहीं है, हम माइग्रेंट बर्ड नहीं है कि मैं किसी नौकरी की वजह से मैंने वहाँ से पलायन किया कहीं और जगह। We have been displaced, we have been uprooted from our motherland। हमें अपनी मातृभूमि से उजाड़ के, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नरसिंहार किया गया हमारे उसको। अब अपने घर वापस जाना चाहेंगे सर, या जहां सरकार जमीन देगी वहां? कौन नहीं अपने घर वापस जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहता है। आज आप देखिए आज यूक्रेन में लोग थे, क्या उनको हमने वापस नहीं लाया? इंडिया में लाया, क्या उनको हमने वहीं छोड़ दिया? इट वॉज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि उनको लाना है। वैसे ही उसी तरीके से गवर्नमेंट कोई भी आ जाए सेंटर में, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन उनका पहला ये है कि वो हमें सुनिश्चित करे कि हम पूरी डिग्निटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में वापस कश्मीर में। संजय कौल जी शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सर आप जो सपना देख रहे हो पूरा, और मैं किसी दिन कश्मीर आकर आपके घर के अंदर आपके साथ खाना खाऊं और बताऊं कि हाँ सरकार ने कुछ किया है। मैं खुद ये सपना देख रहा हूं सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन शाह जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। एक फिल्म एक तस्वीर दिखा सकती है, उस तस्वीर को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसे वर्तमान तस्वीर क्या वाकई में बदलेगी ये सोचना चाहिए, क्योंकि फिल्म आएगी चली जाएगी। कश्मीरी पंडित जिस तरीके से अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले, 32 साल से वापस लौटे नहीं, जिस दिन वो लौट जाएंगे वो सबसे बेहतर फिल्म होगी। नमस्कार।